सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वो हमारा लेक्चर 6 है पैथोफिजियोलॉजी सीरीज़ का। ठीक है, यूनिट 1 हमारा चल रहा है। तो उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ इस्केमिक और हाइपोक्सिक सेल इंजरी। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है जो हमारा लेक्चर 5 था उसमें हम लोग एग्जैक्टली पढ़े थे कि कॉज ऑफ आपका इंजरी क्या होता है। ठीक है, कॉज ऑफ सेलुलर इंजरी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग एग्जैक्टली देखने वाले पैथोजेनेसिस मतलब क्या। पैथोजेनेसिस आपको पता है क्या होता है? पैथोजेनेसिस मतलब होता है आपका मैकेनिज्म। ठीक है, अगर आप यूनिट जो हमारा ये चल रहा है इसमें अगर अगर आप हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 देखे होंगे तो मैं उसमें आपको ये चीज़ क्लियर किया था कि एग्जैक्टली पैथोजेनेसिस मीन्स क्या होता है। तो पैथोजेनेसिस मीन्स हमारा होता है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी क्या है, क्या पाथवेज होने वाले हैं, क्या मैकेनिज्म होने वाले हैं। देखिए, आपको ये बात मैं बताया था कि इस्केमिक और हाइपोक्सिक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैं आपको बताया था कि जो हाइपोक्सिक होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है, जिसमें O2 का कंसंट्रेशन अगर कम होता है हमारी बॉडी में तो हम लोग हाइपोक्सिया वो कंडीशन होता है। और इसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है वो अगर कम होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग इस्केमिक बोलते हैं। तो अगर हमारा ब्लड सप्लाई कम होगा, अगर हमारा ब्लड सप्लाई कम होगा तो नॉर्मल सी बात है हमारा O2 का कंसंट्रेशन भी कम होगा, क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है वही आपका न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन वगैरह सारे चीज़ें लेके जाता है। अगर हमारा ओवरऑल ब्लड सप्लाई कम होगा तो ओवरऑल आपका ओवरऑल हाइपोक्सिक कंडीशन वो आपका होता है। ठीक है, तो हमारा यही आज का लेक्चर होने वाला है कि हम लोग पैथोजेनेसिस देखेंगे इस्केमिक या फिर हाइपोक्सिक आप सेल इंजरी का। ठीक है, तो इसमें हम लोग ओवरऑल ये देख रहे होंगे और उसके बाद पाथवे भी देखेंगे हम लोग सेल इंजरी का, और हम लोग हाइपोक्सिक कंडीशन लेके ही चलेंगे। इस्केमिक एंड हाइपोक्सिक, यही कंडीशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कंडीशन है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं ना तो ये आपका जो पैथोफिजियोलॉजी है जो इसका फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 1 का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है और इससे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो आपका जो ये इस्केमिक और हाइपोक्सिक जो कंडीशन है सेल इंजरी का, ठीक है, इस कंडीशन का हम लोग पाथवे ओवरऑल देख रहे होंगे कि सेल मतलब क्या उसका ओवरऑल पाथवे होने वाला है। ठीक है, कैसे कैसे सेल में इंजरी हो रही होती है वो सारा पाथवे। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए, वी विल सी द मैकेनिज्म एंड पाथवे थ्रू विच सेल इंजरी अकर। ठीक है, इन इस्केमिक या फिर हाइपोक्सिक कंडीशन, यही हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होने वाला है वो क्या होने वाला है, इसमें हम लोग समझ रहे होंगे कि हाउ सेल इंजरी अकर, सेल इंजरी एग्जैक्टली अकर कैसे होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे वॉट है। ठीक है, वॉट आर इट्स पाथवेज, क्या इसका एग्जैक्टली पाथवे होने वाला है। ठीक है, जिसको ये फॉलो करके ओवरऑल सेल इंजरी मतलब पूरा ओवरऑल हो रहा होता है उसको हम लोग एकदम ध्यान से समझेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको लेक्चर नहीं समझ में आता तो इसको 2 बार देख लीजिएगा, बट मैं मैक्स टू मैक्स अपना कोशिश करूँगा कि आपको इसी लेक्चर को एक ही बार देखने में आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मैं बता ही चुका, पैथोजेनेसिस मतलब आपका मैकेनिज्म होता है। पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी में लोग मैकेनिज्म एग्जैक्टली देख रहे होंगे। सो बिफोर स्टडिंग मैकेनिज्म पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड और नो विच पार्ट ऑफ सेल और विच ऑर्गेनल्स ऑफ सेल डैमेज। जैसे कि हमारा जो भी सेलुलर इंजरी होती है, ठीक है, उसका जो भी पैथोजेनेसिस वगैरह है या फिर ओवरऑल बोल सकते हैं जो भी इसका सेल इंजरी हमारे बॉडी में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली कौन कौन से हमारे सेल के पार्ट हैं, कौन कौन से सेल के ऑर्गेनल्स हैं जो डैमेज होते हैं मेजरली। ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी हमारे स्पेसिफिकली हमारे सेल्स में तो कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बट मेजरली कौन कौन से हमारे सेल्स के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो मेजरली आपके डैमेज हो रहे हों। ठीक है, तो वो हमारा जो सेलुलर इंजरी है उसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन जो आपका है वो मेजर डैमेज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मेजर डैमेज होता है, राइबोसोम मेजर डैमेज होता है, न्यूक्लियर डैमेज होता है। तो मैं आपको बता दूं सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है कैसे, इसमें आपका लिपिड वगैरह जो है वो ब्रेक डाउन करने लगता है, क्योंकि एटीपी जब आपकी कम, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या है। देखिए, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ हाइपोक्सिक आपका कंडीशन है, अगर आपका हाइपोक्सिक कंडीशन है या फिर ओवरऑल इस्केमिक कंडीशन है तो आपका नॉर्मल सी बात है, अगर O2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल्स का होता है वो आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है उसके द्वारा ये एटीपी वगैरह बनाता है। तो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर नहीं होगा उसके कारण या फिर काफ़ी माइनर अमाउंट में होगा तो आपका नॉर्मल सी बात है आपका एटीपी कम बनेगा। एटीपी कम बनने की वजह से आपका जो जो आपका ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी बॉडी जो आपका, ये आपका स्वेल कर जाता है, इसमें वाटर भर जाता है। ठीक है, इसके स्वेलिंग के कारण आपका जो इस पर राइबोसोम अटैच होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका अटैच होता है, ठीक है, राइबोसोम वगैरह ये इससे मतलब कि डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के कारण जो आपका राइबोसोम बचा अब उसकी एक्टिविटी वगैरह काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने के कारण, क्योंकि राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है, तो हमारा राइबोसोम अगर डिटैच हो गया, राइबोसोम हमारा ओवरऑल बोल सकते हैं कि अगर इसकी एक्टिविटी घट जाती है तो इसके घटने की वजह से हमारा ओवरऑल प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है। पहला तो चीज़ ये हो गया, मतलब आपको पता हो गया, तो वो चीज़ हो गया आपका पहला। और दूसरा हमारा क्या है,
ये तो आपका राइबोसोम वाला क्लियर हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्लियर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, इसकी डिक्रीज होने की वजह से बिकॉज ऑफ फोटो कंसंट्रेशन लेस, इसकी वजह से आपका राइबोसोम वगैरह मतलब आपका प्रोटीन वगैरह कम बनता है, क्योंकि राइबोसोम वगैरह वहाँ से डिटैच हो जाता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी बॉडी से। ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या कराता है आपका, जैसे कि ये तो आपको बस ये जानना था यहाँ पे कि क्या क्या हमारा एग्जैक्टली डैमेज हो रहा होता है, ठीक है। वेट फॉर अ व्हाइल गाइस। तो यार हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि एग्जैक्टली बस आपका कौन कौन सा मेजर पार्ट आपके सेल का डैमेज हो रहा होता है, बट हम लोग इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या मैकेनिज्म होने वाला है इसका, ठीक है। तो मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर कर दिया, आपको राइबोसोम क्लियर कर दिया, अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, हम लोग राइबोसोम क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें तो हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। जैसे आपको पता है अगर हमारी एटीपी कम होगी, आपको पता है अगर एटीपी हमारी कम हो गई, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा मेजर सोर्स आपकी एनर्जी का क्या है, एटीपी इनडायरेक्टली हमारा एनर्जी होता है। तो अगर आपका मेजर सोर्स क्या है आपके एनर्जी का, लिपिड होता है हमारी एनर्जी का मेजर सोर्स। अगर हमारा एटीपी ओवरऑल अगर कम होता है बिकॉज ऑफ द लेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ये आपका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो अगर आपका एटीपी कम होता है तो आपका लिपिड का ब्रेकडाउन होगा। लिपिड का ब्रेकडाउन क्यों होगा, क्योंकि लिपिड जो हमारा ओवरऑल फैट है वो मेजर आपका एनर्जी का एक सोर्स होता है। ओवरऑल अगर एटीपी कम होती है तो हमारा बॉडी हमारी लिपिड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना रहा होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो हमारा, क्योंकि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की ऊपर की जो सेल की बाउंड्री होती है वो, या फिर आप इसको मेम्ब्रेन बाउंड्री बोल सकते हैं, वो आपका लिपिड का बना हुआ होता है। तो क्योंकि आपका एटीपी कम हुआ तो आपका लिपिड जो है उससे ब्रेक डाउन करेगा, तो लिपिड ब्रेक डाउन करेगा तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन करेगा। उसके ब्रेक डाउन करने की वजह से हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से आपका सेल इंजरी होता है। एक ही आपका केस हो गया। तो आपको मैं समझा चुका सेल मेम्ब्रेन डैमेज कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डैमेज होता है, राइबोसोम कैसे डैमेज होता है। अब न्यूक्लियर डैमेज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपको पता है कि अगर हमारा एटीपी कम होता है, अगर आपका एटीपी कम है, ठीक है, मैं न्यूक्लियर डैमेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपका एटीपी कम है तो आप समझिए ध्यान से कि अगर आपका एटीपी कम है तो आपका क्या होगा कि एटीपी के कम होने की वजह से आपको मैं दो चीज़ें क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा वॉलेंट्री मसल्स है और अगर हम कार्डियक या फिर आप न्यूरल मसल के बारे में बात करें, ठीक है, तो आपके एज कम्पेयर टू आवर न्यूरल मसल एंड कार्डियक मसल, जो हमारा वॉलेंट्री मसल होता है उसमें आपका दो पाथवेज फॉलो होते हैं। आप क्लास 11 एंड 10 में भी पढ़े होंगे यार, जो नीट वगैरह प्रिपरेशन किए हैं, अगर उनको भी ये बात पता होगी, ठीक है। तो जो हमारा स्केलेटल मसल है या फिर वॉलेंट्री मसल है वो आपका दो पाथवेज फॉलो करते हैं। एक हो गया आपका एरोबिक एंड एरोबिक, दो पाथवे ये फॉलो करते हैं। तो अगर एरोबिक पाथवे एनी हाउ नहीं फॉलो हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका एनारोबिक ये पाथ फॉलो कर देंगे। क्योंकि ये देखिए आपका कार्डियक और जो आपका न्यूरल मसल है, ठीक है, सॉरी कार्डियक या फिर न्यूरल सेल है आपका, ठीक है, तो ये जो दोनों सेल है इसमें तो आपका एनारोबिक फॉलो नहीं होते, केवल एरोबिक फॉलो होते हैं। इसीलिए अगर आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है तो आपका कार्डियक मसल जल्दी डेट कर जाते हैं एज कम्पेयर टू द वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम बात करें अपने वॉलेंट्री मसल की, अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर डैमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अगर ओवरऑल में क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो एनारोबिक पाथवे फॉलो करेगा, आपका जो हमारा सेल है वॉलेंट्री मसल्स का या फिर स्केलेटल मसल का, एनारोबिक पाथ फॉलो करेगा बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये एरोबिक पाथवे फॉलो नहीं करने वाला क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो एरोबिक तो फॉलो नहीं करेगा, ये एनारोबिक फॉलो करेगा। तो एनारोबिक पाथवे फॉलो करने की वजह से इसमें जो होता है, बात कर सकते हैं कि पीएच का कंसंट्रेशन, मतलब पीएच काफ़ी कम हो जाता है। तो पीएच कम होने की वजह से ओवरऑल आपका, तो पीएच मतलब पीएच आपका ओवरऑल कम होने की वजह से आपका क्या होता है कि आपका ओवरऑल बोल सकते हैं आपका वो नहीं होता एसिडोसिस वगैरह, बोल सकते हैं लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह, लैक्टिक एसिड वगैरह डिपॉजिट होने लगता है हमारे सेल्स में। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, न्यूक्लियर क्लैंपिंग होने लगती है, ठीक है। न्यूक्लियर क्लैंपिंग मतलब आप बोल सकते हैं एक वर्ड है, स्पेसिफिकली आप जानते होंगे, न्यूक्लियर क्लैंपिंग होने लगती है। क्लैंपिंग मतलब ओवरऑल देखिए मैं आपको क्या बताया कि ये चीज़ तो मैं यार काफ़ी डेप्थ में बता दिया, ये आपको देखना है, डेफिनेटली देखना है, बट आपको थोड़ी देर बाद ये देखना था। मैं अभी आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें बता चुका, बस ओवरऑल मैं आपको ये समझा रहा था कि मतलब जो हमारे पाथवेज हैं, जो हमारी मैकेनिज्म है ऑफ सेल इंजरी, तो उसमें हमारा मेजरली पार्ट्स कौन कौन से डैमेज होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन आपका डैमेज होता है, मैं बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियर डैमेज, ठीक है। तो मेजरली हमारे ये सेल इंजरी हो रहे होते हैं इस मेजर पार्ट के आपके सेल्स के। अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर्स ऑन विच सेल इंजरी अफेक्ट्स, या फिर ओवरऑल अब बात कर सकते हैं जो हमारी सेलुलर रिस्पॉन्स होता है ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, वो कैसे कैसे होते हैं। आपके होस्ट फैक्टर हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है आपका इटियोलॉजिकल फैक्टर। होस्ट फैक्टर में आपको बताया ही था, अगर आप लेक्चर नंबर 5 देखोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, 5 और 4 उसमें है, ठीक है। तो आपका अगर हम लोग देख रहे हो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, या फिर आपका जो सेलुलर रिस्पॉन्सेस है, ठीक है, जो सेल का रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस पे कैसे कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो वो,
तो पहला होता है होस्ट फैक्टर, दूसरा होता है आपका बोल सकते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो अगर हमारा होस्ट फैक्टर है तो मैं आपको बताया था कि आपका होस्ट फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, सेल टाइप, टिश्यू टाइप। सेल टाइप टिश्यू टाइप में क्या है कि अगर आपका कार्डियक मसल है या फिर स्केलेटल मसल है तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो सेल टाइप की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैं दो सेल टाइप ले लिया, एक कार्डियक मसल, एक कार्डियक सेल ले लिया, एक आपका स्केलेटल सेल ले लिया, ठीक है, स्केलेटल मसल का सेल। तो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर कम होता है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा मतलब सेल जल्दी डेड होगा, ये अगर कार्डियक है ये आपका स्केलेटल है तो आपको पता है कार्डियक सेल जल्दी डेड होगा, ठीक है, और आपका स्केलेटल बाद में होगा, क्योंकि जो आपका स्केलेटल सेल होता है उसमें दोनों पाथवे फॉलो होते हैं, एरोबिक एनारोबिक। तो एरोबिक नहीं हुआ तो एनारोबिक पाथवे फॉलो कर लेगा ये, ठीक है, लैक्टिक एसिड वगैरह डिपॉजिट होता है बट वो बात की बात है, लेकिन आपका एनारोबिक फॉलो तो कर लेगा, लेकिन आपका जो कार्डियक होता है उसमें केवल एक ही पाथवे फॉलो होता है, एरोबिक वाला, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये हो गया आपका होस्ट फैक्टर। और आपका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर आपको पता है ये जैसे ड्यूरेशन हो गया, बाकी सारी चीज़ें फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल स्ट्रेस वगैरह ढेर सारे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यही चीज़ है, बिकॉज कार्डियक मसल नीड्स मोर एटीपी, ठीक है, इसको एटीपी भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो अगर ऑक्सीजन कम होगा तो एटीपी कम होगी ओवरऑल, और इट फॉलो द एरोबिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, बट आवर स्केलेटल मसल फॉलो बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, मैं आपको बता ही चुका, और इसको एटीपी भी ज़्यादा नीचे होती है हमारे स्केलेटल मसल को। अगर हम इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात करें तो हमारा क्या होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारा सीवियरली भी हो सकता है, सीवियरिटी भी हो सकता है, इंजरी डिपेंड्स अपॉन द इटियोलॉजिकल फैक्टर, कॉज इटियोलॉजिकल फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी वगैरह। इफ सीवियर डैमेज आवर सेल डेथ, शॉर्ट ड्यूरेशन, रिवर्सिबल। मतलब ओवरऑल ये क्या करने का मतलब है कि जो हमारा, देखिए मैं आपको बता ही चुका, जो हमारा ओवरऑल इटियोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर हमारा फैक्टर था जो हमारा होस्ट फैक्टर, ये तो मैं आपको बता ही चुका। तो हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर ये बोल रहा है कि हमारा सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रेस का क्या रिस्पांस होने वाला है हमारे सेलुलर इंजरी पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए आपका ये मैटर करता है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस कितना था हमारे सेल पे। हमारी सेल इंजरी तो तब करेगी ना कि पहले ड्यूरेशन पे, कि एग्जैक्टली अगर कोई चीज़ 2 मिनट के लिए कोई स्ट्रेस आ रहा है हमारे बॉडी पे तो वो तो आपका होम्योस्टेसिस से मेंटेन करेगा, एडाप्टेशन वगैरह भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सेल इंजरी तो नहीं हुई। लेकिन अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, एकदम सीवियर ड्यूरेशन के लिए आपके हो जाता है तो आपका इरिवर्सिबल चेंजेस होता है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा तो आपका रिवर्सिबल हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश है, ठीक है। और मैं आपको अगर इसको क्लियर करूँ, अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड सेल इंजरी के बारे में, ठीक है। हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड सेल इंजरी, हाइपोक्सिया को हम लोग या फिर कर सकते हैं इस्कीमिया इंड्यूस्ड सेल इंजरी, ठीक है। अब मैं आपको बताया था हाइपोक्सिया में हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है, इस्कीमिया में हमारा ब्लड सप्लाई का लैक होता है, ठीक है, मतलब कम होता है। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर हमारा ब्लड सप्लाई कम होगा, क्यों ब्लड सप्लाई हमारा कम होगा, क्योंकि हमारा हम लोग का ब्लॉकेज वगैरह पे हो सकता है, हम लोग का ब्लॉकेज हो सकता है हमारे आर्टरीज पे, कैपिलरीज पे, सारी चीज़ों पे, इसलिए हो सकता है ब्लड की सप्लाई कम हो यार, उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम होगा। और मैं आपको एक बात बताया था यहाँ पे कि आपका जो ब्लड सप्लाई होगा अगर वो कम होगा तो आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, अगर आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा तो आपका एटीपी कम होगा, नॉर्मल सी बात है। मैं आपको अभी बताया कि अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, हाइपोक्सिया की कंडीशन है, तो आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो हमारा जो माइटोकार्डियम फॉलो होता है वो नहीं फॉलो होगा। मतलब कि जैसे कि आपका अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन कम होने की वजह से आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारा मतलब ये कम होगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि अगर हमारी सेल है, अगर हमारा हाइपोक्सिया कंडीशन है तो हमारे सेल में आपका है उसमें भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो सेल में ही माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह वो सब कम होंगे, तो उसकी वजह से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है ना यार, पावर हाउस सबसे यही होता है, तो उसमें भी एटीपी कम बनती है, और एटीपी कम बनने की वजह से सेलुलर इंजरी होती है। मैं आपको स्टार्टिंग में भी इनिशियल में बता चुका कि माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब कम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने की वजह से कैसे सेल इंजरी होती है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, वेट फॉर वाइल गाइस। ठीक है, सॉरी। तो देखिए आवर हाइपोक्सिया रिलेटेड सेल इंजरी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, मतलब कि जो हमारी हाइपोक्सिया रिलेटेड सेल इंजरी है, मैं ये नहीं करा कि कोई नॉर्मल कोई डिफरेंट स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ हमारा स्ट्रेस है हाइपोक्सिया। तो अगर हम हाइपोक्सिया रिलेटेड सेल इंजरी के बारे में बात करें, मतलब हमारा सेल इंजरी हो रहा है रिलेटेड टू हाइपोक्सिया, मतलब उस वहाँ पे स्ट्रेस हाइपोक्सिया है, तो अगर हम उन दोनों की बात करें तो हमारा 2 टाइप का मतलब ओवरऑल आपका होगा ये इंजरी, या तो रिवर्सिबल होगा या तो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। रिवर्सिबल जैसे कि देखिए अगर हमारा फॉर एग्जांपल मैं कार्डियक मसल के बारे में ही बात करूं, अगर अगर 10-15 सेकंड के लिए आपका अगर वहाँ पे लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ठीक है ये रिवर्सिबल होगा। बट आपका अगर 2-4-5-10 मिनट के लिए हो जाता तो आपका वहाँ पे सेल डेथ हो जाएगा हमारे वहाँ का ओवरऑल कार्डियक मसल का, तो वही आपका बता सकते हैं कि आपका कार्डियक फेल्योर वगैरह वहाँ पे हो सकता है। और हमारे अगर हम स्केलेटल मसल के बारे में बात करें
तो स्केलेटल मसल में हमारे मैक्स टू मैक्स रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आप बोल सकते हैं ना कि ये हमारा ज़्यादा इसको एटीपी चाहिए नहीं होता, ये ओवरऑल अपने आप को मेंटेन करके रिवर्सिबल में आ जाता है। बट ये अगर सीवियर ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, तो आपका यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका ओवरऑल ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं देखिए ये सारी थियरीज है, अभी एग्जैक्टली हम लोग मैकेनिज्म देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली जो पाथवेज है, ठीक है, ओवरऑल सेल इंजरी का वो कैसे कैसे होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, हम लोग देख रहे होंगे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन कैसे डैमेज हो रहा है ओवरऑल, उसके बाद हमारा न्यूक्लियर क्लम्पिंग कैसे हो रहा है, हम लोग ये देख रहे होंगे। उसके बाद हमारा बोल सकते हैं कि हाँ राइबोसोम कैसे डैमेज हो रहा है, एटीपी कैसे, वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें रिवर्सिबल सेल इंजरी की, तो ये हमारा रिकवर कर सकते हैं, गेट बैक टू इट्स नॉर्मल हो सकता है। जैसे हमारा मायोकार्डियल इस्कीमिया वगैरह हो गया, अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं तो हमारा, अगर हम रीसप्लाई कर रहे हैं हमारे ऑक्सीजन का, तो ये हमारा रिकवर कर जाएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस बैक हो जाएगा हमारे नॉर्मल की तरफ। ठीक है, इरिवर्सिबल में हमारा क्या होता है, सेल डेथ हो जाता है। अगर कोई सेल इंजरी हुई है, अगर वो इरिवर्सिबल है, मतलब कि वो ठीक हो ही नहीं सकती, तो सेल इंजरी मतलब डेड हो गया वो। ठीक है, अगर हम बात करने वाले हैं, देखिए आपको, लेट्स डिस्कस द पाथवेज ऑफ द सेल इंजरी। ठीक है, हम पाथवेज के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, वही जो हमारा पाथवे होने वाला है सारा मैकेनिज्म, अब उस पर बात करने वाले हैं। तो बिफोर सेइंग द पाथवे, ठीक है, हम एक चीज़ फिर से अपना रिमाइंड कर लेते हैं कि हमारा जो कौन कौन से मेजरली पार्ट हमारे डैमेज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियर डैमेज। ठीक है, और अगर हम इसको नीचे देखें, अब एग्जैक्टली हम लोग पाथवे देखने वाले हैं। सो आराम से आप सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप उसको रिपीट करके देखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जो वीडियो है इसको मैं थोड़ा सा साइड करके, जो मेरा ये फेशियल वीडियो है इसको मैं थोड़ा सा साइड करके, मैं आपको इसको थोड़ा सा और लार्ज में करके बता रहा हूँ। आप इसको डेफिनेटली समझ पाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इसको ध्यान से सुनिएगा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फोकस बनाए रखिए। बच्चे आपके अगर रूम में घूम रहे हैं यार, आपके नहीं किसी के भी, ठीक है, तो आप गेट वेट बंद करके इसको ध्यान से बस सुनिएगा, आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट डिस्कस द पाथवेज ऑफ द सेल इंजरी इंक्लूडिंग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो हम पाथवे देखने वाले सेल इंजरी की, हम लोग पहले रिवर्सिबल देखेंगे, उसके बाद सेल इरिवर्सिबल देख रहे होंगे। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ बड़ा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, डेफिनेटली आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। आप प्लीज़ कोई डिस्ट्रैक्शन मत करिएगा, एकदम ध्यान से आप इसको देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग इस्कीमिया या फिर हाइपोक्सिया जो है, इसका हम लोग ओवरऑल, मतलब सेल इंजरी रिलेटेड टू हाइपोक्सिया, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस्कीमिया के रिलेशन में देखने वाले हैं। मैं आपको बताया था कि हमारा जो हाइपोक्सिया होता है, इसका मतलब होता है हमारा O2 का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, अब बताइए, अगर हमारा O2 का कंसंट्रेशन कम होगा, हमारे O2 का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमारे सेल में O2 का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कम होगा, डेफिनेटली, बिल्कुल। जो हमारा, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है हमारे सेल में, ठीक है, मैं थोड़ा सा माइक और ऊपर कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, वेट फॉर अ वाइल, क्योंकि मेरी वीडियो तो आपको दिख नहीं रही है, मैं वीडियो को अब थोड़ा सा हाइड किया हूँ, आपको मेजर इस पर फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए, हमारे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमारे सेल में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगा, बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत तो होगी, क्योंकि नाम में ही छुपा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगा तो हमारा एटीपी भी कम बनेगा, एटीपी प्रोडक्शन भी कम होगा हमारे सेल में, डेफिनेटली। और क्योंकि हमारा जो ओवरऑल आपको पता ही है कि हमारा जो बोल सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटीपी भी तो हमारा एक एनर्जी का सोर्स है, वही तो मेजर एनर्जी का सोर्स है। तो अगर एटीपी कम बन रही है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके आपको फिर से क्लियर करता हूँ, अगर हमारा एटीपी कम बन रही है, थोड़ा सा मैं साइज कम कर लेता हूँ, कलर करता हूँ चेंज यहाँ से ग्रीन कलर में। ठीक है, अगर हमारी एटीपी कम बन रही है, एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है, अब ठीक है, आपको मैं बता ही चुका कि हमारा अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है हमारे सेल में, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगा, तो एटीपी प्रोडक्शन कम होगा, सिंपल सी बात। अब दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, अब जहाँ जहाँ मैं बस पेन ले जा रहा हूँ वहीं वहीं आप देखिए, बाकी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो एटीपी के प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर या फिर गोल्गी बॉडी आप बोल सकते हैं, ये स्वेलअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वाटर कंटेंट इसमें ज़्यादा हो जाता है, और वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा राइबोसोम होता है,
डिटैच हो जाता है हमारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे से। हमारा जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तो स्मूथ होगा, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे दो टाइप होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो रफ मतलब क्या है कि इसमें राइबोसोम अटैच है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हमारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से हमारा राइबोसोम अगर डिटैच हो जाता है तो हमारा हमारा जो राइबोसोम होता है, जो डिटैच हुआ रहता है, वो राइबोसोम हमारा डैमेज हो जाता है और उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसकी एक्टिविटी कम होने की वजह से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है, क्योंकि आप पढ़े ही होंगे हर सेल वाले चैप्टर में कि आपका राइबोसोम जो होता है वो आपका प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है डेफिनेटली, और ये आपका रिवर्सिबल है। ये आप ध्यान रखिए, ये आपका, ये हमारा रहा पाथवे 1। आपका डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पाथवे हो गया, थोड़ा सा रेजर की साइज कम कर लेते हैं। तो अब आपका ये एक पाथवे था हमारे ओवरऑल में, इसमें 5 पाथवे देखेंगे, 5 पाथवेज वी विल बी सीइंग इन दिस वीडियो ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं पाथवे। तो हम लोग 5 पाथवे देखेंगे इसमें, 5 पाथवेज, जो कि देखिए पहला आपका रिवर्सिबल है, मतलब ये आपका गेट बैक टू इट्स नॉर्मल हो सकता है। अगर हम दूसरे पाथवे के बारे में बात करें तो देखिए बिकॉज ऑफ, यहाँ पे देखिए, अगर ये देखिए हम लोग दूसरे पाथवे के ऊपर बात करने वाले हैं, ये भी हमारा रिवर्सिबल है, ठीक है। अब देखिए कैसे, अगर हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे देखिए हेडिंग में, अगर आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, हाइपोक्सिया फिर इस्कीमिया कंडीशन है, तो क्योंकि इफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, ठीक है, पाथवे जो हमारा होता है वो शिफ्ट हो जाता है एनएरोबिक की तरफ। मैं आपको बता ही चुका, फॉर वॉलेंट्री मसल, और कार्डियक और न्यूरॉन के लिए, न्यूरल मसल के लिए या फिर न्यूरल सेल्स के लिए तो ये होगा नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो हमारा ओवरऑल जो हमारा वॉलेंट्री मसल होता है या फिर स्केलेटल मसल होता है उसमें आपका 2 पाथवेज फॉलो होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो अगर हमारा ओवरऑल बोल सकते हैं ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो हमारा एरोबिक पाथवे ना फॉलो करके एनएरोबिक पाथवे फॉलो करेगा, ठीक है। तो एनएरोबिक पाथवे फॉलो करने के कारण आपका लैक्टिक एसिडोसिस आपका बढ़ जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन वगैरह होने लगता है हमारे बॉडी में, और उसकी वजह से क्योंकि लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है तो एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो पीएच हमारा कम हो जाता है। तो हमारा, आपको पता है हमारी बॉडी जनरली एल्कलाइन होती है, ठीक है, एल्कलाइन मतलब पीएच ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी ब्लड का भी पीएच एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का एल्कलाइन ओवरऑल पीएच होता है, तो इसमें लैक्टिक एसिडोसिस होने के कारण इसमें पीएच हमारा डिक्रीज कर जाता है, तो ओवरऑल इसीलिए न्यूक्लियर क्लैंपिंग हो जाती है, ठीक है। ये आपका रहा सेकंड पाथवे ऑफ इंजरी, ठीक है। तो आपका 2 पाथवेज क्लियर हो गए। अब अगर हम थर्ड पाथवे के बारे में बात करें, ये हमारा थर्ड पाथवे है, ये भी आपका रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर हम थर्ड पाथवे के बारे में बात करें तो देखिए ध्यान से, अगर हमारा एटीपी प्रोडक्शन कम है, मैं आपको मैकेनिज्म ऊपर बता ही चुका है एटीपी प्रोडक्शन कैसे कम है। तो एटीपी प्रोडक्शन कम होने की वजह से, आप ये वीडियो अगर आपको नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ इसको 1080p पे देखिए, 1080 पिक्सल्स पे फुल एचडी करके, ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो को फुल एचडी में एक्सपोर्ट किया हूँ, तो डेफिनेटली यू विल बी सीइंग बेटर रिजोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ द लेस एटीपी प्रोडक्शन हमारा जो मेम्ब्रेन है, देखिए डिक्रीज मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ये क्या यहाँ पे करा है भाई, कि हमारा डिक्रीज मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, मतलब हमारा जो फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस है हमारे मेम्ब्रेन पे वो बन नहीं रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया था कि अगर हमारे एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि हमारा एटीपी एक सोर्स है एनर्जी का, यही हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बिकॉज अगर हमारा एटीपी का कंसंट्रेशन कम है, तो आपको पता ही था हमारा मेजर सोर्स कौन सा होता है एनर्जी का हमारी पूरी बॉडी में, प्रोटीन वोटीन तो होती नहीं है भाई, ज़्यादा एनर्जी की सोर्सेस हमारी होती है लिपिड एनर्जी की मेजर सोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, कलर में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, रेड कलर, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा पेन की साइज छोटी कर लें, होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से, तो देखिए आपका बिकॉज लिपिड इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो हमारा लिपिड है वो हमारे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमारा लिपिड का ब्रेकडाउन होगा हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ना यार, क्योंकि हमारी एटीपी तो कम प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द लेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हाइपोक्सिया वगैरह है आपका, तो एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो एटीपी प्रोडक्शन कम होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है लिपिड हमारा मेजर एनर्जी का सोर्स है, तो इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। इसकी ब्रेकडाउन होने की वजह से हमारे मेम्ब्रेन पे, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो हमारी होती है, हमारी फॉस्फोलिपिड क्या, फॉस्फोलिपिड लिपिड मतलब इसी में छुपा है ना, फॉस्फोलिपिड जो हमारा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी हुई है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसलिए हमारी डिक्रीज हो रही है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ठीक है। तो लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी के लिए, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल। सो कॉज क्या होता है, लिपिड की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होती है, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन पे ओवरऑल कंसंट्रेशन कम होती है, इसीलिए हमारा फॉस्फोलिपिड जो है वो डैमेज हो रहा होता है। तो फॉस्फोलिपिड जो हमारा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके डैमेज होने की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टर्स भी डैमेज होते हैं। अब आप बोलोगे भैया ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, तो देखिए ट्रांसपोर्टर में आपको बताया था, जैसे कैल्शियम एटीपेज हो गया,
सोडियम पोटेशियम एटीपेज हो गया, ये सब आपके जो ट्रांसपोर्टर्स नहीं हमारे यार एम्बेडेड होते हैं हमारे उसमें फॉस्फोलिपिड्स में, हमारे सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें, तो वो यहाँ पे हो गया ओवरऑल। तो इसके डैमेज होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स के मतलब हमारे मेम्ब्रेन पे जो ट्रांसपोर्टर है उसका डैमेज होने की वजह से इसकी एक्टिविटी ओवरऑल कैल्शियम एटीपेज और सोडियम पोटेशियम एटीपेज की जो एक्टिविटी वो कम हो जाती है। एक्टिविटी कम होने की वजह से जो हमारा काम था हमारे कैल्शियम आयंस चैनल का या फिर कैल्शियम एटीपेज का, ये हमारा था कि सेल में से आपका कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम को बाहर फेंकना, बाहर निकालना। अगर हमारे सेल में कंसंट्रेशन कैल्शियम की यहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो उसको बाहर निकालना। बिकॉज ये अब डैमेज हो गया, इसकी एक्टिविटी कम हो गई है, तो हमारे इंक्रीज हो जाएगा हमारे कैल्शियम कंसंट्रेशन आयन इन सेल्स डेफिनेटली। तो इसके वजह से ध्यान दीजिएगा, हमारा जो कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से आपका सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, आई होप। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज इसको करता हूँ। तो आपको ओवरऑल मैं 3 पाथवे क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी जो है इसके बढ़ने की वजह से आपका मेम्ब्रेन डैमेज होगा, ठीक है। तो आपका ओवरऑल हम लोग 3 पाथवेज देख चुके हैं। कौन कौन सी? ये जो फर्स्ट पाथवे थी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होने वाली, सेकंड पाथवे थी आपकी ओवरऑल न्यूक्लियर क्लैंपिंग वाली, थर्ड पाथवे थी आपकी ये मेम्ब्रेन डैमेज वाली। अब हम लोग फोर्थ पाथवे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको फोर्थ पाथवे की तरफ ले जाऊँ तो फोर्थ पाथवे जो हमारा है ये भी हमारा रिवर्सिबल पाथवे है। आप इसको ध्यान से समझ रहे होगे डेफिनेटली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको प्लीज़ अगेन देखिएगा। वैसे तो मुझे कंफर्म है कि यार मैं अपना ट्राई यहाँ पे बेस्ट कर रहा हूँ, आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो अगर हम लोग देख रहे हो कि ठीक है, अगर हम लोग फोर्थ पाथवे देख रहे हैं, ये हमारा फोर्थ पाथवे है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा एटीपी का प्रोडक्शन कम है, ठीक है। एटीपी का प्रोडक्शन कम है बिकॉज ऑफ द लेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके प्रोडक्शन कम की वजह से हमारा जो साइटोसोलिक कैल्शियम है, साइटोसोलिक कैल्शियम आयन है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमारा सेल में, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका आपका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है हमारा इसके बढ़ने की वजह से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से डैमेज हो जाता है। तो हमारे जो हमारे साइटोप्लाज्म में ये रिलीज हो जाता है, हमारे साइटोप्लाज्म में कैल्शियम 2+ आयन जो है आपका ये रिलीज हो जाता है, रिलीज इन साइटोप्लाज्म, साइटोसोलिक जो कैल्शियम है, ठीक है। इसके रिलीज होने की वजह से हमारे 2 पाथवेज फॉलो यहाँ पे होते हैं, 2 पाथवे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला हो गया, देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ पे 2 पाथवेज कौन कौन से फॉलो होते हैं। पहला होता है फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन, दूसरा प्रोटीएज एक्टिवेशन। तो जो आपका फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन है उसका क्या करता है, वो हमारा डिहाइड्रेशन कराता है एंड डैमेज कराता है, डैमेज ऑफ फॉस्फोलिपिड। फिर से अब सुनिए, जो हमारा फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन है ये हमारा क्या कराता है, ये हमारा डिहाइड्रेशन कराता है, डिहाइड्रेशन और बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं डैमेज ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड का डैमेज होता है इसके वजह से, क्योंकि आपका फॉस्फोलिपिड का डैमेज हो रहा है इसकी वजह से हमारे मेम्ब्रेन पे लिपिड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा एंड क्या होगा, ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, लिपिड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो इसके वजह से जो हमारा अगर मेम्ब्रेन पे लिपिड का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मेम्ब्रेन पे लिपिड कंसंट्रेशन कम हो जाने की वजह से हमारा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा और ओवरऑल ब्रेकडाउन लिपिड का होने की वजह से भी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम लोग 4 पाथवेज अपना समझ चुके हैं। अब हमारा ये जो पाँचवा पाथवे है यहाँ पे, 5th पाथवे, ये भी रिवर्सिबल है। तो आपका 5 पाथवे यहाँ पे था जो कि रिवर्सिबल फॉलो हो रहा था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 5th वाला पाथवे, देखिए 5th पाथवे हमारा क्या कर रहा है कि हमारा देखिए बिकॉज ऑफ द लेस एटीपी प्रोडक्शन ये इसी को मतलब कैरी ऑन करा रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका यहाँ पे ओवरऑल डैमेज हुआ, ठीक है। अगर हम इसको कंक्लूड करके चलें तो देखिए हमारा जो फ्री रेडिकल्स है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द जो आपका साइटोसोलिक कैल्शियम ज़्यादा है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ है ओवरऑल उसकी वजह से हमारा जो फ्री रेडिकल्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होने की वजह से या फिर हमारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं, ROS भी हम लोग इसको बोलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। वो जो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वगैरह हमारे बॉडी में होते हैं जो कि आपका इट इज़ पोटेंट ऑक्सीडेंट ये भी होते हैं, ये हमारे ऑक्सीडेंट होते हैं, पोटेंट ऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब कि ये हमारे सेलुलर डैमेज वगैरह भी करा सकते हैं। अरे आप सुने नहीं होंगे ऑक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं, जैसे उसकी वजह से हम लोग एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं अपने सेल को जिंदा रखने के लिए, वो सारी चीज़ें। तो ये अगर ऑक्सीडेंट है तो हमारे मतलब कि ऑक्सीडेशन कराएगा हमारे, देखिए सेल जो है हमारे ओवरऑल जितने भी एंजाइम है हमारी बॉडी है, आप ध्यान से सुनिएगा, हमारी बॉडी ओवरऑल रिड्यूस फॉर्म में होती है। फिर से सुनिए, हमारी बॉडी, हमारा एंजाइम, हमारा बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट सेल्स, उसके ऑर्गेनल्स वगैरह सारे रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। सारे कोशिश करते हैं कि मैं रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रहूं, बट ये ऑक्सीडेंट जो है आपका ऑक्सीडेशन करा के इसको किल कर सकता है, हमारे सेल इंजरी कर सकता है। जैसे कि आपका अगर मैं एग्जांपल लूँ
तो हाइड्रोक्सिल आयन, और ये आपका सुपर ऑक्साइड आयन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, ये आपका नाइट्राइट हो गया, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ये आपका परऑक्सी नाइट्राइल हो गया। अगर ये सब की मैं बात करूँ तो ये सब आपका फ्री रेडिकल्स हैं। आप सुने होंगे गामा ओरिजिनल कंपाउंड सुने होंगे, बाकी आप सुने होंगे एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, ये सब आपके ऑक्सीडेंट वगैरह है, ये आपको मतलब कि हमारे बॉडी को फिर से रिड्यूस फॉर्म मिला देते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, जो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताया, ये आपके पोटेंट ऑक्सीडेंट वगैरह सब होते हैं। ये हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं हमारे सेलुलर लिपिड के, हमारे प्रोटीन के, इंजाइम्स के, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि आरएनए डीएनए को, ये सारी चीज़ों को। और इसके करने की वजह से ये भी हमारे ओवरऑल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। सो होप आपको ये मैकेनिज्म ओवरऑल जो पांचों पाथवेज थे हमारे हाइपोक्सिया इस्केमिक कंडीशन के, आपको होप समझ में आए होंगे। ये पांचों आपके रिवर्सिबल थे। आप इसको प्लीज़, आप इसको देखने के बाद तुरंत इसको एक बार बना लीजिए आप कॉपी पे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और आपको ठीक है, आपको समझ में आएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे ट्रस्ट है अपने आप पे कि मैं आपको अच्छा एक्सप्लेन किया हूँगा, ठीक है। और आपको भी अच्छा एक्सप्लेन मतलब आपको भी समझ में आ गया होगा। आप इसको प्लीज़ एक बार और देख लीजिए। पूरी लेक्चर मैं देखने को नहीं कर रहा हूँ आपको, यही आप जो भी 7-8 मिनट का ये एक्सप्लेनेशन हुआ है, ये जो आपका मैकेनिज्म है या पाथवे है, इसको आप एक बार और रिपीट करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इरिवर्सिबल सेल इंजरी के पाथवे की, तो वो हमारा था रिवर्सिबल सेल इंजरी की पाथवे। अब हम ये हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी की अगर हम पाथवे के बारे में बात करें, तो वही हमारा मेम्ब्रेन डैमेज की ही बात हो रही थी। तो मेम्ब्रेन डैमेज अब क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा मेम्ब्रेन डैमेज वो सारी चीज़ों से हो रहा था जो रिवर्सिबल पाथवे था। अगर हम इरिवर्सिबल पाथवे के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, हमारा लिबरेशन ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम, मतलब कि हमारा जो, क्योंकि मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, हमारा सेल डैमेज हो रहा है, हमारा सेल, देखिए हमारा जो मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, मेम्ब्रेन डैमेज कब होगा, मेम्ब्रेन डैमेज अगर हमारा हो रहा होगा तो हमारा सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, सेल की ब्रस्टिंग होगी, मेम्ब्रेन ब्रस्टिंग होगी। तो वो सारी चीज़ों की वजह से हमारा लिबरेशन ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम, इंट्रासेलुलर एंजाइम मतलब हमारे सेल्स में जो आपके एंजाइम्स है वो सारे लिबरेट होने लगेंगे। तो उसकी वजह से जो हमारा दो एंजाइम फॉर एग्जाम्पल निकलेगा, इंडोन्यूक्लियस एंड लाइजोसोमल एंजाइम, ये दोनों जो एंजाइम है ये आपके निकलेंगे, ये हमारे न्यूक्लियस को डैमेज करेंगे, न्यूक्लियर डैमेज, या फिर इसको न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, या फिर न्यूक्लियस के फंक्शन को, ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये चेंज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये इसके 3 स्पेसिफिक टर्म्स हैं, बहुत साइंटिफिक टर्म्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सारी जैसे कि पिक्नोसिस एक आपका टर्म है। पिक्नोसिस मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, देखिए ये हमारा कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग कराता है हमारे न्यूक्लियस का। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप कैरियो मतलब सुने हो, कैरियो हमारा मतलब होता है न्यूक्लियस। ये आप डेफिनेटली नीट वगैरह जो प्रिपरेशन किया उनको डेफिनेटली पता होगा, आई होप। जैसे आप सुने होगे यार कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल कैरियो जहाँ वर्ड आपको मिल जाए ना, आप समझ लेना कि आपका वहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है। डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज़ इसको पॉइंट आउट करिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए हाँ, तो पहला आपका क्या होगा, क्या हो सकता है आपका पिक्नोसिस हो सकता है, जिसमें आपका कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग हो जाएगा। आपका दूसरा क्या हो सकता है, कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस जो आपका है, इसमें आपका क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है इन स्मॉल बिट्स, मतलब आपका जो न्यूक्लियस है इसका काफ़ी छोटे 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 फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका स्मॉल बिट्स वगैरह में बन सकते हैं, बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े आप बोल सकते हैं। थर्ड आपका क्या हो सकता है, कैरियोलिसिस। कैरियो मतलब आपको मैं बताया था न्यूक्लियस, और लिसिस मतलब आप समझ लीजिए डिसोल्यूशन, फॉर एग्जांपल। तो आपका ओवरऑल क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस का डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस आपका डिजॉल्व हो जाएगा। अरे यार किधर चला गया, वेट फॉर अ वाइल गाइस, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंस। अच्छा हाँ, आ गया। हम क्या यार, ख़त्म हो गया क्या सब भाई, कभी कभी झटके लगते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं आप। अब पता चला उतना मेहनत से आदमी वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे उड़ गए सब, किधर गया यार सब। हाँ, अब देखिए, अगर हम अब सेकंड पाथवे के बारे में बात करें, ये हमारा एक पाथवे हो गया। अभी हम सेकंड पाथवे में, ये आपका इरिवर्सिबल है, IR। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड भी इरिवर्सिबल, थर्ड भी आपका इरिवर्सिबल, क्योंकि हम इरिवर्सिबल देखिए हैं, ठीक है। अगर हम इरिवर्सिबल बारे में बात करें, तो हमारा जो दो एंजाइम से लिबरेट हुए थे, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइसोसोमल एंजाइम, इसके अलावा जितने अदर्स आपके बता सकते हैं कि एंजाइम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर लाइसोसोमल हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो आपका है,
ये आपका क्या होगा, जैसे कि आरएनएस, डीएनएस, हाइड्रोलेस, प्रोटीएस, ये आपका क्या करेगा, डैमेज करेगा सेल स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स कर देगा, इसमें हमारे डेड हो जाते हैं हमारे सेल्स। डेड सेल आर रिप्लेस्ड बाई मास ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जो हमारा डेड सेल है वो हमारा रिप्लेस कर दिया जाता है मास ऑफ फॉस्फोलिपिड के द्वारा। इसको लोग माइलिन फिगर्स बोलते हैं। डेफिनेटली ये टर्म्स आपका पूछा जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। हमारा माइलिन फिगर क्या होता है, माइलिन फिगर आपका वो फिगर होता है, फिगर ये नहीं है स्पेसिफिकली, फिगर नहीं है, आपका नेम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेड सेल होता है, ठीक है, जैसे आरएनएस, प्रोटीएस, जो हमारा लाइसोसोमल या हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्पेसिफिकली होता है, उसके द्वारा जो हमारा सेल डैमेज किया जाता है, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर में। और ये क्या करता है, जो डाइजेशन करा जाता है हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का, या फिर डेड सेल जो होता है ओवरऑल, आप ये समझिए कि जो हमारा डेड सेल होता है वो जो रिप्लेस कर दिया जाता है अगर मास ऑफ फॉस्फोलिपिड के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइलिन फिगर्स। अगर हम थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड आपका क्या हो गया, ये देखिए, ये आपका अगर हम थर्ड पाथवे के बारे में बात करें तो आपका क्या है, वही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है या फिर फ्री रेडिकल अगर आपका ज़्यादा होगा, तो इसमें ये इंजाइम को छोड़ के जितने अदर इंजाइम बचे हमारे सेल्स में, ये हमारे लीक कर जाएंगे सीरम में, ठीक है, सीरम में आपके ये लीक कर जाएंगे। तो जैसे SGOT, SGPT जो हमारा है, ये लीवर में आपके, ये लीवर का एक बता सकते, मैं आपको बताता हूँ क्या है। बाकी LDH, CPK, MB, CTN, ये जो आपकी सारी साइंटिफिक टर्म्स हैं स्पेसिफिकली, ये आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका ये बढ़ा हुआ है SGOT और उसके बाद SGPT, तो आपके लीवर में डेफिनेटली लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर की आपके सेल्स या फिर टिश्यू वगैरह डैमेज हो रहे हैं। अगर आपका LDH या फिर CPK, MB या फिर CTN बढ़ा हुआ है तो आपका ओवरऑल मायोकार्डियल इस्कीमिया वगैरह, आपका मतलब कि आपको मायोकार्डियल मतलब या फिर हार्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, ये आपका एक बायोमार्कर्स की तरह काम करते हैं। बायोमार्कर्स क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बायोमार्कर्स वो हिंट होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है, जो कि आपके बायोलॉजिकली आपको एक हिंट देते हैं, ठीक है, कि आपके बॉडी में बाई सम सिक्रेशन को ये बढ़ा के आपकी बॉडी में एक हिंट देते हैं कि हाँ हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये लीवर है, अगर आप फॉर एग्जांपल फ्लूइड का अपने टेस्ट करा रहे हो तो उसमें लीवर्स के जैसे कि कुछ ये रिलीज करेगा, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ से रिलीज किया गया है, क्योंकि कुछ तो प्रॉपर्टी मैच करेगी। और ये साइंटिफिकली ये नोन भी है कि कौन सी सेल्स किस बॉडी की हैं, किस बॉडी पार्ट्स की, तो उसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा, फॉर एग्जांपल लीवर सेल्स के हमारे फ्लूइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कोई कहेगा यार हमारे लीवर्स के सेल का कंसंट्रेशन हमारे फ्लूइड में ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि हमारी सेल डेथ हो रही है, सेल मेम्ब्रेन ब्रेस्ट कर रही है, सेल्स हमारे ओवरऑल यहाँ पे आ रही है ओवरऑल, तो वो सारी चीज़ें मतलब ये बायोमार्कर्स की तरफ वर्क करता है ओवरऑल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी आई ट्राइड माई बेस्ट यार कि आपको लेक्चर समझ में आया हो अच्छे से, और डेफिनेटली अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, ना समझ में आया हो तो आप इसको एक बार पाथवेज को आप डेफिनेटली एक बार और देख लीजिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको एक बात यार बोलना तो नहीं चाह रहा था, बट यहाँ पे बोलना पड़ रहा है कि जो यार मेरे नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड करके जो डायरेक्ट छाप देते हैं ना यार, उनका 0% फ़ायदा होने वाला है। अगर आप जो लेक्चर्स देख के समझ के एडिशनल पॉइंट, मेजर पॉइंट, जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप उसको साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना, तो डेफिनेटली दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर जर्नी। और अगर आप डायरेक्ट ये सोचते हो कि हाँ यहाँ से मैं लेक्चर अटेंड कर लूँ बाकी टेलीग्राम से मैं छाप दूँ ना यार, तो वो आपके डेफिनेटली कोई वर्थ इट नहीं होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, आपको लेक्चर समझ में आया हो आई होप। हमारे अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो टेलीग्राम का जो हैंडल है वो हमारा है, जो हमारे चैनल का नाम है ना वही हमारे टेलीग्राम हैंडल का भी नाम है, नर्चरिंग मेडिकोस। इसको आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, फिर वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स का एक्सेस वहाँ पे हो जाएगा, आपको असेसमेंट वगैरह का हो जाएगा, आपको लिंक डेली आ जाएगी वीडियोस की, प्लेलिस्ट वहाँ पे शेयर है, आपको क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे शेयर होते हैं, सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यहाँ पे डाउट्स वगैरह भी सॉल्व होते हैं। बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करिएगा, आप चैनल पे भी पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। बाकी आपको कोई फर्दर अगर आपको बातें हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हैं क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट हो गया है यहाँ पे खत्म। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।